मध्य प्रदेश के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो दिमाग में भारत का हृदय या फिर टाइगर स्टेट जैसे नाम आते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये तो बस एक ऊपरी पहचान है। आज हम इन स्रोतों की मदद से इस राज्य की एक ज्यादा गहरी और कह सकते हैं कि बहुआयामी तस्वीर देखेंगे। हम सिर्फ भूगोल की बात नहीं करेंगे बल्कि इसकी पहचान, इसके प्रतीक और इसके लोगों से जुड़े कुछ चौंकाने वाली सच्चाइयों को भी समझेंगे। बिल्कुल सही कहा। इन स्रोतों को देखकर एक बात साफ होती है कि मध्य प्रदेश सिर्फ एक भौगोलिक केंद्र नहीं है। ये तो एक ऐसा कैनवस है जहां प्रकृति, संस्कृति और प्रशासनिक इतिहास की कई परतें एक दूसरे में गुथी हुई हैं। और आज हमारी कोशिश इन्हीं परतों को एक-एक करके खोलने की है, ताकि एक ज्यादा साफ तस्वीर सामने आ सके। तो चलिए शुरुआत इसकी पहचान से ही करते हैं। इसके कई उपनामों से हृदय प्रदेश तो समझ आता है क्योंकि ये भारत के ठीक बीच में है, लेकिन स्रोत इसे नदियों का मायका, सोया प्रदेश और न जाने क्या-क्या बताते हैं। नदियों का मायका, ये सुनने में कितना काव्यात्मक लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ काव्यात्मक नहीं बल्कि बहुत गहरा आर्थिक और पारिस्थितिक भी है। मायका यानी वो जगह जहां से शुरुआत होती है। यहां से नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती जैसी दर्जनों बड़ी नदियां निकलकर देश के अलग-अलग कोनों में जाती हैं। और ये नदियां सिर्फ पानी नहीं ले जाती, जीवन और समृद्धि भी ले जाती हैं। अच्छा, और सोया प्रदेश ये तो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल, ये राज्य की कृषि शक्ति को दिखाता है। भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो यहीं से आता है, खासकर मालवा के पठारी इलाके से। और ये तो सिर्फ कुछ उपनाम हैं। स्रोतों में तो टाइगर स्टेट के साथ साथ घड़ियाल स्टेट, तेंदुपत्ता स्टेट और यहाँ तक कि भेड़िया स्टेट का भी जिक्र है। अरे वाह! ये सारे नाम इसकी जबरदस्त जैव विविधता की कहानी कहते हैं। ये तो हुई प्राकृतिक पहचान, लेकिन यहाँ तो राजधानियों की भी एक पूरी फौज है। प्रशासनिक राजधानी भोपाल, न्यायिक राजधानी जबलपुर, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। मतलब एक राज्य, इतनी सारी राजधानियां, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है, पर यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रशासनिक प्रयोग है। एक तरह से ये सत्ता और विकास के विकेंद्रीकरण का मॉडल है। हर शहर को उसकी खासियत के हिसाब से एक पहचान दी गई है। इंदौर व्यापार और उद्योग का केंद्र है, तो उसे आर्थिक राजधानी बना दिया। सिंगरौली में कोयले के भंडार हैं, पावर प्लांट हैं, तो वो ऊर्जा राजधानी बन गया। ये विचार तो अच्छा है कि एक ही शहर पर सारा बोझ न डाला जाए, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह अलग-अलग पहचान देने से राज्य की एक संयुक्त, एक मजबूत पहचान बनाना मुश्किल नहीं हो जाता? क्या भोपाल के लोग इंदौर को और इंदौर के लोग जबलपुर को उतना ही अपना मानते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और निश्चित रूप से इसमें चुनौतियां हैं। कई बार क्षेत्रीय पहचान राज्य की पहचान पर हावी हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। जब मेहर को संगीत राजधानी या पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, तो इन शहरों पर विशेष ध्यान जाता है। वहां पर्यटन बेहतर होता है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने वाला मॉडल है। पहचान की बात तो हो गई, लेकिन इस पहचान को आकार देने वाली चीज यानी इसका भूगोल, वो भी अपने आप में अनोखा है। स्रोतों में एक तथ्य है जो मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है। कर्क रेखा राज्य के बिल्कुल बीच से 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर है या इसका कोई वास्तविक प्रभाव भी है? नहीं, इसका बहुत बड़ा और वास्तविक प्रभाव है। ये रेखा राज्य को लगभग 2 बराबर जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। इसके उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल और दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु में आता है। इसका सीधा असर वहां की बारिश पर, तापमान पर, फसलों पर और लोगों की जीवन शैली पर पड़ता है। रतलाम, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर जैसे कई बड़े शहर इसी रेखा के इर्द गिर्द ही बसे हैं। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब देश के बंटवारे ने सिर्फ नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि भारत का भौगोलिक केंद्र भी बदल दिया। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। करौंदी से विदिशा तक का ये सफर तो अपने आप में इतिहास की एक कहानी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भूगोल कितना गतिशील हो सकता है। 1947 से पहले अविभाजित भारत का केंद्र कटनी जिले का करौंदी गांव था। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए, तो भारत का नया भौगोलिक केंद्र बना विदिशा जिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और केंद्र भी है। हाँ, एक पौराणिक और खगोलीय केंद्र भी है। मान्यताओं के अनुसार
उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। अच्छा। और यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है। उज्जैन प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहीं से समय और देशांतर रेखाओं की गणना होती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज हम ग्रीनविच मीन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। वाह, मतलब एक ही राज्य में 3 केंद्र हैं, एक ऐतिहासिक, एक वर्तमान भौगोलिक और एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक। ये विज्ञान और आस्था का संगम तो कमाल है। और ऐसा ही संगम मुझे राज्य के आधिकारिक प्रतीकों में भी दिखता है, जहां प्रकृति और संस्कृति हाथ मिलाते हैं। जैसे राजकीय पशु बारहसिंगा, लेकिन कोई आम बारहसिंगा नहीं। जी, ये ब्रिडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। 80 के दशक में ये विलुप्त होने की कगार पर थे। इनकी संख्या 100 से भी कम रह गई थी। 1981 में इसे राजकीय पशु घोषित करना और फिर इसके संरक्षण के लिए जो अभियान चलाए गए, वो भारत की सबसे सफल संरक्षण कहानियों में से एक है। आज इनकी संख्या 1000 के पार है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये प्रतीक सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि राज्य की अपनी विरासत को बचाने की इच्छा शक्ति का सबूत है। और प्रतीकों की सूची में एक मछली का होना भी थोड़ा असामान्य है। आमतौर पर हम शेर, पक्षी या फूलों की बात करते हैं। महाशीर को ही क्यों चुना गया? यह एक बहुत ही सोचा समझा और गहरा कदम था। महाशीर, जिसे नर्मदा का टाइगर भी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेहद साफ, ताजे और बहते हुए पानी में ही जिंदा रह सकती है। जरा सा भी प्रदूषण इसकी जान ले लेता है। अच्छा, तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। मतलब अगर नदी में महाशीर है तो नदी स्वस्थ है। बिल्कुल। तो 2011 में इसे राजकीय मछली बनाना सिर्फ एक प्रतीक चुनना नहीं था, ये नर्मदा और राज्य की दूसरी नदियों को प्रदूषण से बचाने की एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता थी। ये असल में पर्यावरण को बचाने का एक जीता जागता सिंबल है। इसी तरह बरगद का पेड़ ज्ञान का, दूधराज या शाह बुलबुल प्रकृति की सुंदरता का, और मलखंभ अपनी पारंपरिक जड़ों को सहेजने का प्रतीक है। इन प्रतीकों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से सहेजने का काम करता है राज्य का ढांचा। इसका गठन भी अपने आप में एक कहानी है। 1 नवंबर 1956 को राज्य बना, लेकिन 1 नवंबर 2000 को एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। वो एक निर्णायक मोड़ था। छत्तीसगढ़ के अलग होने से राज्य ने अपने खनिज संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। उसका पूरा भूगोल और अर्थव्यवस्था की संरचना ही बदल गई। और ये विकास रुका नहीं है। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य का ढांचा लगातार बदल रहा है। 2023 में ही 3 नए जिले बनाए गए, जिससे कुल संख्या 55 हो गई। 55। जी। इसका मकसद शासन को जमीनी स्तर पर लोगों के और करीब ले जाना है। इसी ढांचे से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में है जो हमेशा मुझे चौंकाता है। राज्य की राजधानी भोपाल है, लेकिन उच्च न्यायालय जबलपुर में क्यों है? आमतौर पर तो ये दोनों एक ही शहर में होते हैं। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और इसका जवाब इतिहास में छिपा है। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, तो उस समय के नागपुर उच्च न्यायालय को ही जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। जबलपुर उस समय भी एक बड़ा प्रशासनिक और सैन्य केंद्र था। बल्कि जिस इमारत में आज उच्च न्यायालय है, वो भी ऐतिहासिक है, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी इरविन ने राजा गोकुलदास के लिए बनवाया था। ये ऐतिहासिक कारण तो समझ आता है, लेकिन क्या आज के दौर में ये व्यवहारिक है? मतलब राजधानी भोपाल में है, सारी सरकार, सारे मंत्रालय वहीं बैठते हैं। क्या इससे आम लोगों और सरकार के लिए कानूनी कामों में तालमेल बिठाने में कोई मुश्किल नहीं होती? ये एक व्यवहारिक चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार और न्यायपालिका के बीच की दूरी कई बार प्रक्रियाओं को धीमा कर सकती है। इसी समस्या को कम करने के लिए 1968 में इंदौर और ग्वालियर में उच्च न्यायालय की खंडपीठें यानी बेंचेस स्थापित की गईं। अच्छा। ताकि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों के लोगों को जबलपुर तक न आना पड़े। तो ये एक तरह का संतुलन है जो ऐतिहासिक विरासत और वर्तमान जरूरतों के बीच बनाया गया है। ये सब तो राज्य की संरचना की बातें हुई, लेकिन इन सीमाओं के अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी कहानी क्या है? और स्रोत में दिए 2011 की जनगणना के आंकड़े कुछ बहुत जरूरी और असहज करने वाले सवाल खड़े करते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये समाज का आईना है। बिल्कुल। और ये आईना एक मिली-जुली और सच कहूं तो काफी असमान तस्वीर दिखाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सिर्फ 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन ये औसत बहुत भ्रामक है। भ्रामक कैसे?
ऐसे कि एक तरफ राजधानी भोपाल है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ आदिवासी बहुल जिला डिंडोरी है, जहां उतने ही इलाके में सिर्फ 94 लोग रहते हैं। 855 और 94, ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना? इसका मतलब तो यही हुआ कि अवसर, सुविधाएं और विकास कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गए हैं। और ये खाई सिर्फ जनसंख्या घनत्व में नहीं है, साक्षरता के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हाँ, ये आंकड़े असल में राज्य की सबसे बड़ी चुनौती को उजागर करते हैं। एक तरफ जबलपुर जैसा जिला है, जहां साक्षरता दर 81% से ज्यादा है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है, और दूसरी तरफ उसी राज्य में अलीराजपुर जैसा जिला है, जहां ये दर सिर्फ 36% है। सिर्फ 36%? जी, ये देश के सबसे कम साक्षर जिलों में से एक है। 36% और 81%, ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये तो दो अलग-अलग दुनियाओं की कहानी कहता है, जो एक ही राज्य की सीमा के अंदर मौजूद है। इसका सीधा मतलब है कि एक बच्चे का भविष्य इस बात पर बहुत हद तक निर्भर कर सकता है कि वो राज्य के किस हिस्से में पैदा हुआ है। ये तो सबका साथी वाले नारे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही कहानी अखिल लिंगानुपात में भी दिखती है। बालाघाट जिले का लिंगानुपात 1021 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। ये तो शानदार है। ये एक शानदार आंकड़ा है, जो दिखाता है कि वहां समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर है। लेकिन फिर हम भिंड जिले को देखते हैं, जहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 837 रह जाता है, जो देश में सबसे खराब में से एक है। तो एक ही राज्य में एक छोर पर महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है, और दूसरे छोर पर एक गहरी सामाजिक चुनौती। बिल्कुल, बालाघाट उम्मीद जगाता है तो भिंड दिखाता है कि लड़ाई अभी कितनी लंबी है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि एक मध्य प्रदेश नहीं है, इसके अंदर कई अलग अलग मध्य प्रदेश बसते हैं, जिनकी प्राथमिकताएं, समस्याएं और विकास का स्तर बिल्कुल अलग है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश को सिर्फ भारत का हृदय या टाइगर स्टेट कहना इसकी विशाल और जटिल सच्चाई को बहुत छोटा कर देना है। ये भौगोलिक आश्चर्यों, समृद्ध जैव विविधता और गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाला प्रदेश है, जहां एक तरफ इंदौर जैसा देश का सबसे स्वच्छ शहर है, तो दूसरी तरफ अलीराजपुर जैसी जगहें भी हैं, और इन्हें विकास के इस दौड़ में साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये स्रोत एक ऐसे राज्य की कहानी बताते हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं। नदियों का जल है, उपजाऊ जमीन है, घने जंगल हैं, लेकिन साथ ही गहरी सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं। एक तरफ सोयाबीन और खनिजों से भरी जमीन है, तो दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य के संकेतकों में गहरा पिछड़ापन। इन दो तस्वीरों के बीच संतुलन बनाना ही राज्य के भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। स्रोतों में राज्य के गान सुख का दाता सबका साथी का जिक्र है, जिसे महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। आज हमने जिन जनसांख्यिकीय विषमताओं और दो अलग अलग दुनियाओं की बात की, उन्हें देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि इस प्रदेश को सचमुच अपने सभी निवासियों के लिए, चाहे वो बालाघाट में हो या भिंड में, जबलपुर में हो या अलीराजपुर में, सुख का दाता और सबका साथी बनने के लिए अभी और क्या-क्या करना होगा।